एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुपमा जमीन पर गिरे सारे लड्डुओं को वापस उठा लेती है और गुस्से में कहती है कि बा, ऐसा कौन करता है? कम से कम अन्न का अपमान तो मत कीजिए। अंश भी परेशान होकर पूछता है कि बा, आखिर बात क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? बा साफ शब्दों में कह देती है कि यह लड़की प्रेरणा तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनुपमा जब बा को रोकने की कोशिश करती है तो बा उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तू तो बहुत खुश हो रही थी, पर एक बार सोच कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो आगे क्या होगा? अनुपमा जवाब देती है कि होना क्या है, ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। बा कहती है कि ये दोनों कभी खुश नहीं रह सकते क्योंकि यह लड़की आधी कोठारी है और उसी कोठारी हाउस में रह चुकी है। बा ताना मारती है कि हमारे घर की सारी लड़कियां तो वहां ब्याह दी गईं और वहां की लड़की को तू यहाँ ले आई। अब तू यही चाहती है ना कि इस लड़की की शादी अंश से हो जाए? अनुपमा बा की बात पर हैरान होकर कहती है कि बा, आप ये कैसा लॉजिक लगा रही हैं? भला प्रेरणा आधी खोटारी कैसे हो गई? बा कहती है कि क्योंकि वो उन लोगों के साथ वहां रह रही थी। अनुपमा पलटवार करते हुए कहती है कि तो प्रेम भी तो इतने समय से हमारे यहाँ रह रहा था, तो क्या वो आधा शाह बन गया क्या? बा कहती है कि यह लड़की उन लोगों के खानदान की है जो हमारे दुश्मन हैं। अनुपमा जवाब देती है कि तो वो लोग भी तो हमारे लिए दुश्मन ही बने बैठे हैं। बा फिर नया मुद्दा उठाते हुए कहती है कि यह रजनी देसाई की बेटी है। अनुपमा कहती है कि पहले तो आपने आधी खोटारी वाली बेतुकी बात की और अब आप इस पर आ गईं। चलिए, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे देती हूँ कि प्रेरणा अपनी माँ रजनी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बा कहती है कि खून अपना रंग दिखा ही देता है, जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी निकलेगी। अनुपमा करारा जवाब देते हुए कहती है कि बा, अगर जैसी माँ वैसी बेटी होती तो रही आज बिल्कुल मेरे जैसी होती और यह पाखी भी मेरे जैसी ही होती। वो आगे कहती है कि अगर खून ही रंग दिखाता है तो फिर इस तोशु और पाखी का खून रंग क्यों नहीं दिखा रहा? इन दोनों को मैंने ही पैदा किया है और पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन इनमें मेरी एक भी आदत या मेरा एक भी गुण क्यों नहीं है? तोशु बीच में टांग गड़ाते हुए कहता है कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, कल तो यहाँ इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी और अगर यह शादी हुई तो आगे चलकर और भी बड़ा तमाशा होगा। अनुपमा तोशु को टोकते हुए कहती है कि अच्छा, तो फिर इनकी शादी ना होने से क्या हो जाएगा? क्या वसुंधरा जी ताने सुनाने की जगह यहाँ आकर बांसुरी बजाने लगेंगी? या श्रुति साजिशें रचना छोड़कर कीर्तन भजन करने बैठ जाएगी? अनुपमा तोशु और पाखी दोनों से कहती है कि तुम दोनों भाई बहन जो इस शादी के खिलाफ बोल रहे हो, जरा कोई ठोस वजह तो बताओ कि यह शादी क्यों नहीं होनी चाहिए। पाखी बस मम्मी मम्मी करने लगती है तो अनुपमा डांट कर कहती है कि क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो जाओ और चुपचाप कोने में जाकर खड़े हो जाओ। बा तुरंत पाखी के सपोर्ट में आती है और कहती है कि नहीं, ये कोने में खड़े नहीं होंगे, तुम दोनों आकर मेरे पास खड़े हो जाओ क्योंकि आज ये दोनों बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगले सीन में हम कोठारी हाउस का नजारा देखते हैं। वहां राही धीरे से प्रेम के पास आती है। मोटीबा इन दोनों को साथ देखकर सोचती है कि शायद इनके बीच की कड़वाहट अब दूर हो गई है और सब ठीक हो गया है, जिसे सोचकर वो खुश हो जाती है। राही प्रेम से पूछती है कि प्रेम, तुम इतनी गहराई से क्या पढ़ रहे हो? प्रेम बताता है कि वो कैफे कंपटीशन के रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ रहा है। मोटीबा वहां आकर कहती है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि उन लोगों अनुपमा का कैफे इस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट ही नहीं हुआ होगा। प्रेम और राही दोनों चौंक कर पूछते हैं कि पर क्यों? मोटीबा कहती है कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता तो वो लोग अब तक ढोल नगाड़े बजाकर पूरे शहर को सिर पर उठा चुके होते। श्रुति भी मोटीबा की बात में हाँ मिलाते हुए कहती है कि मुझे भी पक्का यकीन है कि अनुपमा का कैफे रिजेक्ट हो गया होगा। उसने अपनी जिंदगी में कई बार कैफे खोले हैं, पर हर बार वो कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ कर ही देती है। इस कंपटीशन में कैफे की शुरू से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स बारीकी से चेक की जाती हैं। मोटीबा खुश होकर कहती है कि बहुत अच्छा हुआ जो वो लोग कंपटीशन से बाहर हो गए। प्रेम बात को संभालते हुए कहता है कि मोटीबा, हम सुबह सुबह ही उन लोगों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमें अपनी बात करनी चाहिए, अपनी जीत, अपनी तैयारियों और अपने कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद सीन फिर से शाह परिवार की तरफ शिफ्ट होता है। अंश बेहद दुखी और उदास मन से सबसे कहता है कि अगर आप सबकी बहस खत्म हो गई हो तो क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? वो कहता है कि बा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि प्रेरणा के चले जाने के बाद मैं कितना अकेला और परेशान रहता था। जब कोई इंसान किसी को इस हाल में देखता है तो सबदर्दी जताते हुए कहता है कि देखो बेचारा कितना दुखी है, लेकिन जब वही इंसान अपनी जिंदगी में दोबारा खुश होना चाहता है तो सब मिलकर उसकी खुशियां क्यों छीनने लगते हैं? माना कि रजनी आंटी अच्छी औरत नहीं है, पर वो इस घर में रहने के लिए नहीं आ रही है, इस घर में प्रेरणा आ रही है। पाखी बीच में बोलती है कि प्रेरणा के दिल में पहले प्रेम के लिए जो फीलिंग्स थी उसका क्या?
अंश तुरंत पलटकर पाखी को जवाब देता है कि और आपके दिल में दिवाकर को लेकर जो फीलिंग्स थी उनका क्या हुआ। पाखी कहती है कि उसके धोखे की वजह से वो फीलिंग्स खत्म हो गईं। अंश कहता है कि तो बस समझ लीजिए कि प्रेरणा के दिल से भी वो सब हमेशा के लिए मिट चुका है। अंश हाथ जोड़कर बापूजी से गुहार लगाता है कि बापूजी, मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, प्लीज अब आप ही बा को समझाइए। बापूजी गहरी सांस लेकर कहते हैं कि बेटा, तू तो आज थका है, मैं तो कब का थक चुका हूँ। लीला को तो बस बेवजह का बखेड़ा खड़ा करना होता है। अगर खाने में नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट हो तो ये जानबूझकर अचार में से तीखापन ढूंढ कर लाएगी और कहेगी कि आज तो सब्जी बहुत तीखी बनी है। बा मुंह फुलाकर कहती है कि हाँ, इस घर में बस मैं ही सबसे बुरी हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली और मेरा यह फैसला कभी नहीं बदलेगा। तभी प्रेरणा रोते हुए बा के पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है। वो पूछती है कि बा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? बा कहती है कि मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती। प्रेरणा कहती है कि आप मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत कर रही हैं क्योंकि मैं रजनी देसाई की बेटी हूँ, पर मेरी माँ की गलतियों की सजा मुझे क्यों मिल रही है? अनुपमा भी बा से कहती है कि बा, आपके बेटे मिस्टर शाह की गलतियों का इल्जाम जब आप पर नहीं आया तो प्रेरणा की माँ के कर्मों की सजा इस बेकसूर बच्ची को क्यों दी जा रही है? प्रेरणा रोते हुए कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरी माँ में बुराइयां हैं, पर क्या मुझमें कोई भी अच्छाई नहीं है? वो बा के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि बा, आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज मांग रही हूँ, प्लीज मुझे ठुकराए मत और मुझे ये पूरा परिवार दे दीजिए। बा कड़क आवाज में कहती है कि तू क्या चाहती है कि मैं रजनी देसाई की बेटी के हाथ में अपने पूरे परिवार की डोर सौंप दूं? बापूजी गुस्से में कहते हैं कि लीला, तू बार बार इसे रजनी देसाई की बेटी क्यों बुला रही है? अगर हम भी बार बार तेरे बेटे के कारनामों को बीच में लाएंगे तो? बा बीच में ही चिल्लाती है कि आप मेरे बेटे को बीच में मत लाइए। बापूजी कहते हैं कि तो फिर तू रजनी को बीच में क्यों ला रही है? बा कहती है कि क्योंकि उसकी माँ बेहद बेईमान और धोखेबाज है। बापूजी करार जवाब देते हुए कहते हैं कि और तेरा बेटा, तेरे बेटे ने क्या कम किया है? वो तो एक नंबर का भगोड़ा है। प्रेरणा फिर से अनुपमा के आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज बा को मना लीजिए। तभी पाखी तमाशा शुरू करते हुए कहती है कि बा, आप इसकी बातों में आकर बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि मम्मी का तो हमेशा से यही नाटक रहा है। यही सब कर करके इन्होंने हमारे घर की जनसंख्या बढ़ा रखी है। तोशु भी पाखी की बात का सपोर्ट करते हुए कहता है कि हाँ पाखी, तू बिल्कुल सही कह रही है। पहले तो इस घर में दिग्विजय जी और बंकू आकर जम गए और अब ये प्रेरणा भी इसी घर में आ जाएगी। पाखी अनुपमा पर तंज कसती है कि मम्मी, आज तो आप इस प्रेरणा और अंश की शादी की पैरवी कर रही हैं, कल को आप मेरी बेटी ईशानी की शादी भी उस मामूली नौकर से करवा देंगी। पाखी की यह बात सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। ईशानी को अपनी मां की इस बात पर भयंकर गुस्सा आता है। अनुपमा पाखी को शांत करने की कोशिश करती है कि फिलहाल जो बात चल रही है सिर्फ उसी पर ध्यान दो, पर पाखी नहीं मानती और कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मी, मुझे तो लगता है कि आपने इनकी शादी के बारे में सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया होगा और अगर कल को हम कुछ बोलेंगे तो उसके लिए आपका लंबा चौड़ा भाषण भी तैयार होगा, वो भी एक मामूली 2 कौड़ी की ब्लडी नौकर के लिए। ईशानी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाकर कहती है कि माँ, तमीज से बात कीजिए। पाखी भड़क कर कहती है कि अब एक नौकर के लिए तू अपनी माँ को तमीज सिखाएगी, अपनी माँ से बदतमीजी करेगी? क्या तू उस नौकर से शादी करने के सपने देख रही है? ईशानी डंके की चोट पर कहती है कि हाँ, मैं करूंगी उससे शादी। बंकू कोई मामूली नौकर नहीं है, वो हीरा है, हीरा। ईशानी के मुंह से यह बात सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स सन रह जाता है। पाखी हैरान होकर पूछती है कि तूने अभी क्या कहा? जरा फिर से कह कर दिखा। ईशानी डरे बिना कहती है कि सिर्फ कहकर नहीं, मैं तो यह शादी करके भी दिखाऊंगी। पाखी गुस्से में पूछती है कि तू क्या करके दिखाएगी? ईशानी तुरंत आगे बढ़ती है और बंकू के पास जाकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो सबके सामने कहती है कि बंकू सच में हीरा है। आप लोगों ने सिर्फ उसकी गरीबी और उसका सीधापन देखा है, लेकिन मैंने उसके अंदर के अच्छे गुण देखे हैं। मैं बंकू को पसंद करती हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ। ईशानी का ये सरेआम प्यार का इजहार सुनकर पूरी शाह फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुपमा भी यह सब देखकर दंग रह जाती है। इधर तोशु ताली बजाकर ठहाका लगाता है और कहता है कि वाह भाई वाह, अब इस घर में बर्तन मांजने वाला नौकर इस खानदान का दामाद बनेगा। ईशानी पाखी के सामने चिल्लाती है कि हाँ, आई लव बंकू, आई लव बंकू। पाखी का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो आगे बढ़कर ईशानी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता और वो ईशानी को पीटने लगती है। अनुपमा तुरंत बीच में आकर पाखी को पीछे हटाती है और डांटते हुए कहती है कि पाखी,
तू ये क्या अनर्थ कर रही है? आज तक मैंने कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया और तू अपनी जवान बेटी को मार रही है। पाखी चिल्लाती है कि मम्मी, ये सब क्या बकवास चल रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आप ही इस नौकर को इस घर में लेकर आई थी और आज इसने मेरी बेटी ईशानी को अपने जाल में फंसा लिया। अनुपमा कहती है कि पाखी शांत हो जा और पूरी बात को समझने की कोशिश कर। तोशु गुस्से में बंकू की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यह शादी कभी नहीं हो सकती। वो बंकू पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि दिग्विजय बीच में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। दिग्विजय ईशानी से कहता है कि बेटा, जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ईशानी लगातार बंकू का पक्ष ले रही होती है। तभी दिग्विजय सबको शांत कराते हुए कहता है कि बस कीजिए, अब बहुत हुआ। पाखी ईशानी को समझाने का नाटक करते हुए कहती है कि ईशानी, अभी तेरा पूरा करियर सामने पड़ा है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच। इस नौकर से शादी करके तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। बा भी अनुपमा को ताना मारती है कि देख अनुपमा, देख, तूने अगर अंश को थोड़ी ढील दी तो देख तेरी ईशानी भी अब बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी है। ईशानी रोते हुए कहती है कि क्या दुनिया में अमीर होना ही सब कुछ होता है? बंकू दिल का बहुत साफ और अच्छा लड़का है, जो भी लड़की उससे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। पाखी चिढ़कर कहती है कि हाँ, तो क्या तुझे भी आगे चलकर इसके साथ झाड़ू पोछा ही करना है? ईशानी करारा जवाब देती है कि आगे का किसने देखा है, क्या पता कल को बंकू मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बन जाए और बहुत आगे निकल जाए। पाखी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये कल भी नौकर था और जिंदगी भर नौकर ही रहेगा। मुझे इंसानों की परख बहुत अच्छे से है। ईशानी पाखी के अतीत का घाव कुरेदते हुए कहती है कि हाँ माँ, देख लिया कि आपने इंसानों की कैसी परख की थी जब आपने दिवाकर को चुना था। इसके बाद ईशानी अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि अनुपमा नानी, प्लीज आप ही इन सब लोगों को समझाएं ना। आप तो मेरी फीलिंग्स को समझेंगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन अनुपमा इस वक्त असमंजस में चुप खड़ी रहती है। ईशानी फिर दिग्विजय के पास भागती है और कहती है कि दिग्विजय अंकल, प्लीज आप ही सबको सच बताएं ना। आप तो जानते हैं कि मैं बंकू से कितना प्यार करती हूँ। जब आपने बंकू को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था तब वो मेरी वजह से ही यहाँ रुका था, क्योंकि मैंने उसे जाने से रोक लिया था। प्लीज अंकल, कुछ कीजिए। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और दिग्विजय से पूछती है कि क्या आपको ये सब पहले से पता था? दिग्विजय भारी मन से कहता है कि हाँ, मुझे पता था, पर प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पाखी बीच में ही चिल्लाती है कि अब सुनने सुनाने को क्या बाकी रह गया है? मम्मी, देख लिया ना आपने, जब बाहर के पराये लोगों को घर में पनाह दी जाती है तो यही अंजाम होता है। वो दिग्विजय पर आरोप लगाते हुए कहती है कि आपने ही अपने इस नौकर को शह दी होगी कि इस अमीर घर की लड़की को अपने जाल में फंसा ले। ये सब आपकी ही सोची समझी प्लानिंग होगी ताकि आपका नौकर इस घर का जमाई राजा बन सके। तोशु भी पाखी की हाँ में हाँ मिलाता है कि पाखी तू बिल्कुल सही कह रही है, यह इनकी फुलप्रूफ प्लानिंग है। गोवा का मालिक तो हमारी मम्मी पर डोरे डाल रहा है और उसका नौकर हमारी ईशानी पर लाइन मार रहा है। जब से ये दोनों इस घर में आए हैं, इन्होंने हमारे घर का पूरा माहौल ही गंदा कर दिया है। पाखी कहती है कि और नहीं तो क्या, नौकर तो वही सीखेगा ना जो उसका मालिक उसे सिखाएगा। अनुपमा दुखी होकर दिग्विजय से कहती है कि सर, आपको सब कुछ पता था पर फिर भी आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। दिग्विजय सफाई देते हुए कहता है कि अनुपमा जी, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन एक के बाद एक इतनी मुश्किलें आ रही थी कि मुझे मौका नहीं मिला। मैंने बंकू को अच्छे से समझा दिया था और वो तो ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था, लेकिन ईशानी ने उसे कसम देकर यहाँ रोक लिया और धमकी दी कि अगर वो गया तो वो सबके सामने सच बोल देगी। पाखी चिल्लाती है कि सच तो सबके सामने आना ही चाहिए था, पर आप पर्दे के पीछे हमारी बच्ची को बातें छुपाना सिखा रहे थे। दिग्विजय कहता है कि मैं कुछ नहीं सिखा रहा था। तोशु कहता है कि दिग्विजय जी, आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था, आपके इस बंकू को इसी वक्त लात मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पाखी कहती है कि तोशु भाई, आपने एक बात तो सही कही। फिर वो अनुपमा की तरफ देखकर कहती है कि एक मिनट, मुझे तो लगता है कि यह सारा का सारा प्लान खुद मम्मी का ही है। तोशु भी चिल्लाता है कि हाँ, ये औरत आखिर हमें बर्बाद क्यों करना चाहती है। दिग्विजय जब कुछ बोलने की कोशिश करता है तो अनुपमा थककर कहती है कि सर, बस कर दीजिए, अब और मत बोलिए। बा कहती है कि अब मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। पाखी भी रोते हुए कहती है कि हाँ मम्मी, जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अनुपमा का सब्र टूट जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, बस। वो ईशानी, तोशु और सबको शांत रहने को कहती है और तोशु को धमकी देती है कि अगर अब तू बोला तो तुझे एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि सर, आप प्लीज अभी के लिए बंकू को लेकर यहाँ से कैफे चले जाए।
दिग्विजय और बंकू चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और ईशानी रोते हुए बंकू को जाते हुए देखती रहती है। पाखी अनुपमा के पास आकर रोने लगती है और कहती है कि मम्मी देखिए ना, ईशानी की आंखें कैसे बस उसी बंकू को देख रही हैं, वो पूरी तरह बदल गई है। प्लीज मम्मी कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशानी तो मेरी बात नहीं समझेगी, पर आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों को पालना माँ बाप के लिए जितना बड़ा सुख है, उससे कहीं बड़ी परीक्षा और स्ट्रगल है, और यह स्ट्रगल मैंने अकेले अपनी जिंदगी में झेली है। बच्चों की परवरिश में कोई ना कोई छोटी गलती हो ही जाती है, पर जब बात एक सिंगल मदर की हो तो यह समाज उस बात का बतंगड़ बना देता है और सारा दोष माँ पर मर देता है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बच्ची के भले के लिए किया, पर वो जो आज कर रही है उसे मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी शादी हुई और टूट गई, उसके बाद मैंने फिर से किसी पर भरोसा किया पर मुझे सिर्फ धोखा मिला। इन सब दुखों के बीच मैंने कभी भी ईशानी की माँ होने का अपना फर्ज पीछे नहीं छोड़ा। मम्मी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ और नाकामियाँ मेरी जिंदगी में आईं वो ईशानी की जिंदगी में ना आए। मैं बस उसकी भलाई चाहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में जो भी मिला, जैसा भी मिला, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को मुझसे कहीं बेहतर लाइफ मिले। मैं बस यही सोचकर डर रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ ना हो। इसके अलावा मैंने क्या गुनाह कर दिया मम्मी? पाखी अनुपमा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। गाइज, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइज, अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि कोठारी हाउस से मोटिबा खुद चलकर शाह फैमिली के घर पहुंच जाती है। वहां जाने से पहले कैफे में एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है, लेकिन दिग्विजय और बंकू घर छोड़कर कहीं नहीं जाते, सब वहीं रुके रहते हैं। अनुपमा दिग्विजय से परेशान होकर बात करती है कि सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आखिर जब भी बच्चे प्यार करते हैं तो अमीर और गरीब के बीच की ये दीवार क्यों सामने आ जाती है? दिग्विजय भी मायूस होकर कहता है कि पता नहीं अनुपमा जी, मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा है। तब अनुपमा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी और तोशु अकेले में साजिश रच रहे होते हैं। तोशु पाखी से कहता है कि पाखी, तू जिस जबरदस्ती की रस्सी से अपनी बेटी को बांधने की कोशिश कर रही है ना, देख लेना एक दिन वही रस्सी तुझे बहुत जोर का कट मारेगी।